Hello students, here we are again with our new topics from the chapter Resources and Development. The topic we cover today are land utilization and land use patterns in India. प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। जैसे लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि भारत में लैंड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, किन किन रूप में हम रिसोर्सेज के तौर पर हम लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लैंड सोर्सेज के बारे में कि लैंड रिसोर्स के रूप में कैसे कार्य करता है। लेकिन अब हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने वाले हैं अपनी आने वाली इस क्लास में, कि भी लैंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि लैंड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक पॉइंट देखें तो सब कुछ जितने भी एक्टिविटीज हमारे चारों तरफ होती हैं वो सारी लैंड से रिलेटेड होती हैं। चाहे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या आप रोड्स देख लीजिए, या फिर आपका घर देख लीजिए, वो भी लैंड के ऊपर ही होता है। सब सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो लैंड से ही रिलेटेड होती हैं। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी थी एक बार लास्ट क्लास को जरूर देखें। उसमें देखना हमने लैंड को मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स बताया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसलिए बताया है क्योंकि ये सभी रिसोर्सेज का बेस होता है। इसीलिए हम आज लैंड का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, क्योंकि इसका भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है कि लैंड किस तरीके से यूटिलाइज की जा रही है। लैंड पे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी की पूरी लैंड पे हम एक ही तरीके के रूप में उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें। अगर हम पीछे की बात करें तो लैंड यूटिलाइजेशन पीछे अगर देखें तो हमारी एंशिएंट इंडिया में जैसे परमिटिव टेक्नोलॉजी के तौर पर लैंड को इस्तेमाल किया जाता था, और वहाँ पे हमारा जो लैंड यूज पैटर्न था वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता था। हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थे। जैसे जब भारत कॉलोनियल पीरियड में आया था तो उस टाइम पर हम एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, और उन्होंने भी लैंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके यहाँ से बहुत पैसे लेकर ब्रिटिश चले गए। अब तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज लैंड यूटिलाइजेशन का पढ़ने वाले कि लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है और कौन सा मेथड इसके लिए बेस होता है। ओके, चलो आज शुरुआत करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए लैंड यूटिलाइजेशन में हम किस किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड रिसोर्सेज आर यूजफुल फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। नंबर वन, फॉरेस्ट। नंबर टू, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्टीवेशन? यहाँ पे आप कल्टीवेशन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम एग्रीकल्चर का इस्तेमाल, हम उसको एग्रीकल्चर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर में आप उसको परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी हो सकती है। अब जैसे जैसे नए वर्ड आते हैं बेटा उनको अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसे मैंने बोला सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसको बोलते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो प्रॉफिट के विदाउट की जाती है, जिसमें हम प्रॉफिट के बारे में सोचते ही नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किसी भी खेत में अनाज उगाया, बस वो हमारी घर तक ही सीमित है, उसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ वहां पे हम प्रॉफिट के लिए तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ऐसे ही जब हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिश कॉलोनी आई थी तो उन्होंने देखा कि हम ज्यादातर इस्तेमाल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में करते हैं, तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया। अगर जैसे रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होगा तो वो उस रॉ मटेरियल को उन्होंने कहाँ पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया? ब्रिटेन में करना स्टार्ट कर दिया। वहां से वो फिनिश प्रोडक्ट लेके आते थे और वो दोबारा कहाँ पे आ जाते थे? दोबारा इंडिया में आ जाते थे। यही सबसे मेन कारण था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्रैश कर गई। और इकोनॉमी क्रैश करने के कारण ही सबसे मेन हमारा हुआ था कि हमारे जो रिसोर्सेज थे ना वो सारे डिप्लेट हो गए। रिसोर्सेज जो हमारे थे सारे के सारे क्या हो गए? डिप्लेट हो गए। इसलिए जो लैंड हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होती उसको हम बोलते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। उसके अलावा अदर आती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। जितने भी इसमें वर्ड आए हैं, फैलो लैंड्स आया है, कल्टिवेटेड लैंड आया है और नेशनल एरिया है, उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले जैसे फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, फिर वो लैंड देखेंगे जो अलग अलग काइंड से लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन के लिए आती है। उससे अलावा हमारी जैसे यहाँ पे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, उसमें भी हम देखेंगे कि वो फैलो लैंड क्या होती है, फैलो लैंड से वो अलग कैसे हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे लैंड रिसोर्सेज की बात आती है तो वहां पे इनके ना जब बच्चे कंफ्यूज ज्यादा कहाँ पे होते हैं,
जब इनके टाइप स्टार्ट होते हैं ना, तो वो ये कंसीडर नहीं कर पाते कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन के लिए आया है, या फिर अदर कल्टीवेटेड लैंड है उससे आया है, या फिर फेलो लैंड से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैंने सबकी अलग अलग स्लाइड बनाई है। जैसे फॉरेस्ट को हम एक में पढ़ेंगे, लैंड एंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन के जितने टाइप्स है उसको एक स्लाइड में पढ़ेंगे, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड उसको एक स्लाइड में पढ़ेंगे, और फेलो लैंड से उसको एक स्लाइड में पढ़ेंगे। और नेट शोन एरिया क्या होता है हम इसको भी देखेंगे, और इसके साथ साथ जो ग्रोस एरिया होता है ना, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया होता है, उसको भी हम इसके साथ साथ देखेंगे कि ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट सोन एरिया और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट के साथ भी, फॉरेस्ट क्या होती है एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए बेटा। सबसे पहले लैंड में आता है, वो आते हैं फॉरेस्ट, जहां पे उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। तो अब किसी देश के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फॉरेस्ट का किस रूप से इस्तेमाल कर रहा है। भाई फॉरेस्ट वो हमारा, देखो फॉरेस्ट हमारा, एक तो फॉरेस्ट का जो यूज हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। अगर आप इसको सोशल के रूप में देखोगे, और दूसरा आप इसको इकोनॉमी के तौर पर देखोगे। यहाँ पर दोनों चीजों का ध्यान रखना है। जैसे सोशल के रूप में हम देखें तो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, उसके अनुसार 33% जो है हमारी लैंड के ऊपर फॉरेस्ट होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है फॉरेस्ट ही ऐसी चीज है जो हमें पोल्यूशन से बचाते हैं। तो अगर कोई भी देश ये मानता है कि हमारे देश में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हमें फॉरेस्ट की आवश्यकता है, तो इसका मतलब वहां पे वो प्रॉफिट के बारे में ना सोचकर वो सोशल लोगों के बारे में सोच रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हमें पेड़ों की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए फॉरेस्ट का एरिया को हमें बढ़ा देना चाहिए। दूसरा होता है इकोनॉमी से रिलेटेड। अभी फॉरेस्ट का इस्तेमाल हम इकोनॉमी से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम इसको फिर रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या, हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, वुड मिलती है जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हर्बल के तौर पर देख सकते हैं, हर्बल मेडिसिन मिलती हैं यहाँ से। हर्बल मेडिसिन के अलावा देखिए तो हनी वगैरह प्राप्त होता है। ये हनी वगैरह देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इनहेबिटेंट्स भी रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एरिया है, जो आज भी जनजाति ऐसी है जो यहाँ पे रहती हैं। तो ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल का लाइवलीहुड है जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से फॉरेस्ट को हम दो तरीके से देख सकते हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट को दो तरीके से कभी भी देखेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। भाई वहां पे वो, भाई उसका इस्तेमाल लैंड के तौर पर करना चाहती है, रिसोर्स के रूप में करना चाहती है, या वहां पे वो इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करना चाहती है। चलो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। और उसके बाद देख लीजिए, एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लीजिए बेटा। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड आएंगी, फेलो लैंड्स आएंगे, नेट शोन एरिया आएगा। अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना बेटा, इसके भी आगे जाके पार्ट्स होने वाले हैं। इन पार्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन के अंडर क्या आता है, और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर क्या आता है। और फेलो लैंड्स भी दो तरीके की होती है, वो कौन सी, तो मैं आपको डिस्कस करके जब फेलो लैंड्स को पढ़ेंगे बता दूंगा क्या होता है। और नेट शोन एरिया क्या होता है, और इसके साथ साथ आप ये भी नोट कर लेना कि इसके साथ साथ एक ग्रोस क्रॉप्ड आता है, वो भी क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट के साथ। नंबर वन आते हैं आपके फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट एरिया इज अंडर नेचुरल और प्लांट स्टैंड्स फॉर ट्री। देखो सबसे पहले आप अगर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट होते क्या है। वैसे हम सिंपली लैंग्वेज में देखें, प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पर सबको पता है फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट को हम हिंदी में जैसे जंगल बोल देते हैं या वन बोल देते हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि फॉरेस्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे फॉरेस्ट की डेफिनेशन पूछे तो हमें इतना ज्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, इतना ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा कि हम फॉरेस्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया इज लैंड अंडर नेचुरल और प्लांटेड स्टैंड्स ऑफ ट्रीज। देखो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और फॉरेस्ट को हम प्लांटेड भी कर सकते हैं, जहां पे ट्रीज प्रेजेंट हैं और वो प्लांटेड स्टैंड फॉर ट्रीज हैं, वहां पे हमें दोनों चीजें डिपेंड करती है। मेन चीज है क्या कि वहां पे ट्रीज प्रेजेंट होने चाहिए, वो एक ग्रुप होना चाहिए, बहुत सारे पेड़ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट उसी को बोलेंगे कि जो नेचुरल रूप से आया है, नहीं, उसको प्लांटेड करके बनाया जा सकता है। कोई गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पे हम फॉरेस्ट का निर्माण करना चाहते हैं इस एरिया में, तो वहां पे हमने क्या कर दिया, यहाँ भी हमने प्लांटेड कर दिया, ट्रीज को अलग अलग जगह प्लांटेड कर दिया, और कुछ सालों के बाद वहां पे फॉरेस्ट उग जाता है और हम उसको बोलेंगे यस इट इज ए फॉरेस्ट, उसको हम फॉरेस्ट बोलेंगे। लेकिन वहां पे ध्यान रखना, वहां पे दूसरी कोई भी एक्टिविटीज वगैरह नहीं होती है, वहां पे कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होती है। और एक दूसरी बात जो उसमें आगे आता है, वेदर प्रोडक्टिव एंड इट एक्सक्लूड्स ट्रीज विच स्टैंड फॉर
विच स्टैंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिंग सिस्टम। लिखो, लेकिन वो एक्सक्लूड करता है, क्या करता है बेटा, वो एक्सक्लूड करेगा ऐसे ट्रीज को विच स्टैंड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड करते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं भाई ऐसे ट्रीज कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, अब देखो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं बेटा, जो हम मान ले हमने किसी ने अपने 5, जैसे किसी के पास गांव में 5 एकड़ जमीन है, ऐसे समझिए आप इसको, 5 एकड़ या 5 एकड़ इंग्लिश में बोलेंगे, एकर्स बोल सकते हैं एकर्स को। तो इस जमीन पर उसने बहुत सारे पेड़ लगा दिए। अब 15 साल के बाद 5 एकड़ में आपको बहुत सारे पेड़ वहां पे दिखाई दे रहे हैं। 5 एकड़ में, ये तो मैंने छोटा डाटा लिया है। अब इसको मान ले समझना चाहे आप 25 एकड़ भी ले सकते हैं। उसने 15 साल में वहां पर पेड़ लगा दिए, लेकिन उसका मेन मोटिव वहां पे फॉरेस्ट उगाना नहीं था। उसका मेन मोटिव क्या था, वहां पर प्रॉफिट कमाना था। अगर उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना था, तो वो डायरेक्टली ये सारे के सारे पेड़ किससे रिलेटेड हो गए बेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए। तो ऐसे केस में हम उसको फॉरेस्ट नहीं बोल सकते। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है ऐसे ट्रीज विच स्टैंड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे फ्रूट प्लांटेशन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने किसी भी जमीन को लिया और वहां पे मैंगो के ट्रीज को लगा दिया। अब वहां पे मैंगो के ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे एरिया में लगे हैं, लेकिन वहां से आप जैसे ही सीजन आता है वहां से आप मैंगो लेते हैं और मैंगो को आप उसको सेल कर देते हैं, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, वहां पे वो फॉरेस्ट नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है। देखो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी डेफिनेशन को हमेशा तोड़कर सीखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहली बात आती है फॉरेस्ट क्या है, एक लैंड है। तो सबसे पहले बात क्या आती है, यहाँ पे हमने लिख लिया भी फॉरेस्ट क्या है, एक लैंड है। वेरी गुड, पहली चीज कंप्लीट हो गई, वेरी गुड। दूसरी बात, इसमें आपको क्या मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे। दूसरी बात, इसको आप में क्या मिलेंगे, ट्रीज। अब ट्रीज क्या है, वो आपके प्लांटेड भी हो सकते हैं और वो आपके नेचुरल भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये आ गई। अब थर्ड बात क्या आएगी इसके अंदर, प्लांटेड एंड नेचुरल ट्रीज वेदर प्रोडक्टिव एंड इट एक्सक्लूड। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या बोलेगा, लेकिन एक बात यहाँ पे एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन के लिए उसने क्या लिया, उसने एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वहां पे ऐसे ट्रीज नहीं होने चाहिए जो किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था, वो पहला पॉइंट था बेटा क्या, फॉरेस्ट था, जो हमारी लैंड यूटिलाइजेशन का आता है। और डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है इसकी, कि एक ऐसी लैंड जहाँ पे ट्रीज होते हैं, ट्रीज या तो प्लांटेड होते हैं या फिर नेचुरल होते हैं। ये डिपेंड नहीं करता भी ट्रीज कैसे आए, लेकिन होने चाहिए। लेकिन दूसरी बात, उन ट्रीज के द्वारा आप कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं रखेंगे, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होंगे, तो हम उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। तो ऐसे केस में उसको क्या बोला जाता है बेटा, फॉरेस्ट बोला जाता है। ओके। अब एक और वर्ड भी आया है यहाँ पे, जैसे द वर्ड फॉरेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। हमेशा ध्यान रखना कि फॉरेस्ट को अगर लिखोगे, जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है ये भी पढ़ लेते हैं कि इसको हमने कहाँ से लिया बेटा, एक लैटिन वर्ड से लिया है। लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट था जहाँ पे हम लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, किसके रूप में, एक फॉरेस्ट के रूप में। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या कोई भी आपको लगता है कोई चीज रह गई है कि सर इसके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस बिल्कुल करेंगे। तो आप कमेंट कीजिए कि सर फॉरेस्ट से रिलेटेड हमें ये चीज बताइए, हम उसको हम नेक्स्ट क्लास में बेटा जरूर डिस्कस करेंगे और मैं सबके कमेंट्स जरूर देखूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट था जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे दो टाइप्स दिए गए हैं। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, ये होती है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। भाई सीधी सी बात है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन का मतलब क्या है, कि वहां पे आपकी एग्रीकल्चर प्रेजेंट नहीं होगी। बस इस बात का ध्यान रखना आपको, वहां पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होगे। अब एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हो तो इसको भी आपने दो टाइप्स में बांटा है बेटा। एक आपने बांटा है इसको बैरन लैंड्स में, बैरन आप बोल सकते हैं, या फिर आप उसको वेस्ट लैंड बोल सकते हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसके दो टाइप्स होंगे, वो अलग अलग निकलेंगे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे बैरन और वेस्टलैंड के अलावा, ये है लैंड्स पुट टू इंडस्ट्रियल। ध्यान रखना, ऐसी लैंड को जिसको हमने इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, या हमने किसको रोड्स वगैरह के लिए,
या हमने इसको रोड्स अलावा किसी भी दूसरे तरीके जैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बेटा, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, इन सब चीजों के लिए एक्वायर किया है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, लैंड ऑफ कल्टीवेशन के लिए दो चीजें आती है। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक ऐसी लैंड है जो बैरन है। जो बैरन लैंड ऐसी लैंड होती है जहाँ पे वो बिल्कुल वेस्ट लैंड होती है और जहाँ पे एग्रीकल्चर होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हुई थी या नहीं, बस सीधा ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल, इसको हम बोलते हैं बैरन लैंड। लेकिन दूसरी बात, एक ऐसी लैंड है, देखो अब एग्रीकल्चर तो यहाँ पे भी नहीं होती है, लेकिन एग्रीकल्चर तो यहाँ पे भी नहीं होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो बिल्कुल वेस्ट लैंड है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल वेस्ट पड़ी होती है हमारी लैंड। लेकिन दूसरी लैंड ऐसी है, एग्रीकल्चर तो नहीं होती, लेकिन उसका इस्तेमाल हम अदर पर्पज में करते हैं। अब अदर पर्पज कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला भाई, इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में बताया मैंने, फैक्ट्रीज वगैरह, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे रोड्स बने हुए हैं, यहाँ पे हम आप लोगों के हाउस देख सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी किसी भी की वस्तु की शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये सारी की सारी होती है हमारी ऐसी लैंड। लेट्स पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज बोलते हैं इसको बेटा। तो नॉन एग्रीकल्चर यूज को आप हमेशा ध्यान रखना, भी लैंड तो है लेकिन वो यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाली लैंड हमारी जो है, ये हमारी लैंड वेस्ट नहीं है, इसको हमने एग्रीकल्चर यूज के लिए लगाया है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो हम दोबारा फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ बेटा एक बार आपको इसको, कि ऐसी लैंड जो हमारी, दो तरीके की लैंड है हमारी, एक तो हमारी बैरन एंड वेस्ट लैंड, और दूसरी है लैंड्स नॉट फॉर द नॉन एग्रीकल्चर यूज। ध्यान रखना, यहाँ पे ये है, ये नॉन एग्रीकल्चर यूज का मतलब है ये यूज में नहीं आ रही है, ध्यान में रखना। और ये हमारी ऐसी लैंड है जो किस में आ रही है, यूज में आ रही है। और यूज लेकिन वो किससे रिलेटेड नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ से ये टॉपिक क्लियर होता है सेकंड वाला, ये कि हम सेकंड में लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो मेन चीज है वो आती है भाई, ऐसी लैंड जो नोट है, नोट अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर, that is called as barren wasteland and land put to agriculture use। ओके, आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इससे आगे चलते हैं बेटा, उससे पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर बोर्ड की तैयारी करते हो तो बोर्ड की तैयारी आप सिर्फ एनसीईआरटी तक सीमित नहीं रख सकते हो बेटा। वहां पे आपको ना एसएस में आपको बहुत सारी नॉलेज है जो आपके सराउंडिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, एसएस को अगर आपको कभी भी करना है तो आप ना फैक्ट्स जितने हैं उन सब चीजों को लर्न, रट्टा मत मारिए, बिल्कुल भी रट्टा मारने की एसएस नहीं होती। ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड होती है। और जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा तो एक वीडियो में आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, कि भाई आपको राइटिंग स्किल्स किस इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से लिखना है। भाई आपको सारी नॉलेज हो गई, आपको पता लग गया सर मुझे सब पता है कि व्हाट इज बैरन एंड वेस्ट लैंड, व्हाट इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर, मुझे सब पता है, लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, लैंड यूज पैटर्न इंडिया में कैसे हैं। लेकिन मेरे को ना उन सब चीजों को पेपर में एक्सप्रेस करना नहीं आता है। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। जैसे अब बच्चे को नॉलेज तो है, अब लेकिन दूसरी बात है, उस नॉलेज को आपसे कोई ओरली नहीं पूछने वाला है, एग्जाम में ओरली नहीं पूछने वाला है, वहां पे आपसे रिटर्न में पेपर लिया जाएगा। और रिटर्न में कई बार क्या होता है कि हम चीजों को, कई बार तो क्या होता है हम रैंडमली लिख देते हैं। रैंडमली का मतलब होता है, जैसे हम इसको इस तरीके से समझिए, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको एक स्टोरी दे दी, आपको कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, स्टोरी दे दी, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जैसे द लायन एंड द माउस, एक स्टोरी होती थी लायन और माउस वाली, तो एक स्टोरी के बारे में दे दिया। आप एक बात का ध्यान रखिए, स्टोरी आप कभी भी लिखेंगे तो उसका एक पैटर्न होगा बेटा, हमेशा एक पैटर्न होता है कि भाई स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ। तो ये सारी की सारी पांचों चीजें क्या होती, रैंडमली नहीं होती, ये सारी अरेंज्ड होती हैं। और जब चीजें अरेंज होती हैं तभी आपका क्वेश्चन अच्छा माना जाता है और आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एसएस में हम क्या करते हैं, हम विदाउट प्रैक्टिस के, जो चीज हमारी नंबर थर्ड पे आने वाली होती है उसको हम फर्स्ट पे ले आते हैं, जो लास्ट की होती है उसको हम सेकंड पे ले आते हैं, और इसका फोर्थ में। और यही कारण होता है कि आपकी सारी की सारी राइटिंग स्किल्स ना वो बेकार हो जाती है। तो इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ बेटा, जहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स का अच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो इसीलिए जब आप अपना पूरा चैप्टर तैयार कर लेंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एसएस से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से तैयारी करें, कौन सी बुक्स वगैरह लें, या भाई कहाँ एमसीक्यू कहाँ से तैयार करें, या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या एनसीईआरटी से बाहर करें तो हम क्या करें। उससे रिगार्ड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा उससे रिलेटेड आपको किस तरीके से आप एसएस की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने बैरन एंड वेस्टलैंड और इसके बारे में पढ़ लिया। तो सेकंड आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। के अंडर दो ही चीजें आती हैं, एक आता है हमारा क्या बैरन लैंड और एक आती है हमारी क्या लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जिसको हम बोलते हैं लैंड बैरन एंड वेस्टलैंड एंड लैंड पुट्स टू एग्रीकल्चर यूज, फॉर एग्जांपल रोड्स एंड फैक्ट्रीज। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट आता है अदर कल्टीवेटेड लैंड्स। बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, ये भी इसके भी 3 टाइप्स होते हैं और तीनों टाइप्स को मैंने अलग अलग लिखा है। अब देखिए, अब अदर कल्टीवेटेड लैंड कंसिस्ट है। अब देखो दूसरी बात ऐसी होती है बेटा कि एक ऐसी चीज यहाँ पे आ गई जहां पे एक तो आपके होते हैं पास्चर्स एंड ग्रासलैंड्स। बेटा देखो एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल है, इसलिए अदर कल्टीवेटेड लैंड के अंडर आई है। भाई अदर कल्टीवेटेड लैंड में क्या होती है बेटा, देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकती है बेटा एग्रीकल्चर हो सकती है, कल्टीवेशन है। अगर कल्टीवेशन नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कल्टीवेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पे उसका मतलब फिर ग्रास कैसे आई। तो ग्रास का आने का तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता ना बेटा कि यहाँ पे ग्रास आ जाएगी। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पे, भाई सबसे पहले ये होते हैं हमारे पास्चर्स और ग्रासलैंड्स। क्या होता है बेटा पास्चर और ग्रासलैंड, जैसे आप यहाँ पे टॉपिक में देख रहे हैं। तो नंबर 1 ये आता है बेटा, किसके अंदर आता है ये अदर कल्टीवेटेड लैंड कंसिस्ट पास्चर्स एंड ग्रासलैंड्स के अंदर आता है। दूसरा आता है बेटा लैंड अंडर मिसैलनस ट्रीज। अब देखो मिसैलनस का मतलब होता है बहुत सारे पौधे अपने आप उग गए हैं या उगाए गए, लेकिन है क्या मिसैलनस। जैसे मिसैलनस का मतलब क्या होता है, आपने ना जैसे उस वहां से समझिए, आपने जैसे इसको बुक में भी देखा होगा, लास्ट में होती है मिसैलनस एक्सरसाइज। उसमें क्या होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जैसे आपने स्टार्टिंग में 3.1 पढ़ी, फिर उसके बाद 3.2 पढ़ी, फिर उसके बाद 3.3 पढ़ी, फिर उसके बाद 3.4 पढ़ी। अब इन सारे के सारे 3.1 2 3 4 का एक निचोड़ होता है जो आपको किस में मिलता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलता है। इसीलिए मिसलेनियस ट्रीज का मतलब होता है, यहाँ पे ट्रीज तो होते हैं लेकिन वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, और डिफरेंट काइंड्स का मतलब होता है वो बहुत सारे ट्रीज वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज। क्या बोलेंगे, सॉरी ये कहाँ गया, एक मिनट, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, ये हमारा आता है सेकंड टाइप। और एक होती है कल्चरल लेबर। कल्चरेबल का मतलब भी क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर, यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर क्या थी पॉसिबल थी, लेकिन हमने एग्रीकल्चर को वहां पे एग्रीकल्चर अब नहीं हो रही, उसको बोलते हैं बेटा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कि वहां पे खेती होती तो थी लेकिन अब खेती वहां पे नहीं हो रही, तो इसीलिए ये आती है अदर कल्टीवेटेड लैंड के अंडर आती है, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़े, पास्चर्स एंड ग्रासलैंड्स, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो हमारी आती है अदर कल्टीवेटेड लैंड्स। मैं एक बार दोबारा फिर रिवाइज करवाता हूँ बेटा, इससे आप पीछे जो पढ़कर आए हैं वो आप पढ़ करके आए हैं। सबसे पहले हमने देखा था क्या फॉरेस्ट से, सबसे पहले फॉरेस्ट बिल्कुल अकेले इसके टाइप्स नहीं होते, भाई फॉरेस्ट क्या होता है और उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। भाई फॉरेस्ट हमारा एरिया इज लैंड अंडर नेचुरल एंड प्लांटिंग स्टैंड ऑफ ट्रीज वेदर प्रोडक्टिव और इट एक्सक्लूड ट्रीज, लेकिन इसमें ऐसे ट्रीज नहीं होने चाहिए विच स्टैंड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट प्लांटेशन। दूसरा हमने ये भी देखा था कि लैटिन वर्ड से आता है। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी एक लैंड होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं, वहां पे एग्रीकल्चर का नाम ही नहीं है। एक तो थी बैरन एंड वेस्टलैंड और दूसरी थी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जांपल रोड एंड फैक्ट्रीज से रिलेटेड होती थी। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा बेटा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सी होती है, सबसे पहले आती है पास्चर्स और ग्रास लैंड, जहाँ पे बहुत सारे पशु यहाँ पे आकर अपना चरते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं पास्चर्स एंड ग्रासलैंड। और दूसरा हमारी है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, जो दूसरे नंबर 2 पे आती है, और नंबर 3 होती है हमारी कल्चरेबल वेस्टलैंड आती है, जिसको हम बोलते हैं अंडर कल्टीवेटेड लैंड
consist pastures and grasslands, lands under miscellaneous tree crops and cultivable wasteland. अब देखिए आगे देखते हैं नंबर 4 पे फैलोलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैलोलैंड का नाम सुनते ही एग्जामिनर आपको पक्का इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन दे देता है। अब देखो फैलोलैंड्स का मतलब होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहला बात आती है, यहाँ पे इसको पढ़ना है आपको। सबसे पहली बात अगर आप इन चीजों को ऐसे सोचोगे कि एग्रीकल्चर, अगर वहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ समझोगे तुम, तो इसका मतलब है सबसे पहली बात सर बताइए ये क्या ऐसी लैंड है जिसको हम इसके रूप में देख सकते हैं कल्टीवेटेड और नॉट कल्टीवेटेड। इसको इस रूप में पढ़िए भाई लैंड हमारी जो है ये कल्टीवेटेड है या कल्टीवेटेड नहीं है। इस तौर पर अगर हम इसको समझेंगे तो जल्दी समझेंगे। देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए ये फार्मिंग टेक्निक, सबसे पहली बात आती है यहाँ पे फार्मिंग की एक टेक्निक इन्वॉल्व है। तो सीधी सी बात है भाई अगर फार्मिंग की टेक्निक इसमें इन्वॉल्व है तो इसका मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेरे को जरूर मिलने वाला है। इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे, वही दोबारा फिर वही बात आती है, इसको भी हम पढ़ेंगे क्या करके, ब्रेक करके डेफिनेशन को। जैसे ब्रेक करेंगे ना ऑटोमेटिकली सोल्व होती आ जाती है। सबसे पहले फार्मिंग टेक्निक होती है ये। दूसरा इन विच एरेबल लैंड इज लेफ्ट, एरेबल लैंड कौन सी बेटा, एरेबल लैंड इज लेफ्ट विदाउट शोइंग, क्या बोला बेटा, विदाउट शोइंग फॉर वन और मोर वेजिटेटिव साइकिल्स। द गोल ऑफ द फॉलोइंग इज टू अलाउ द लैंड टू रिकवर एंड स्टोर ऑर्गेनिक मैटर। देखो सबसे पहली बात एरेबल लैंड इज लेफ्ट, यहाँ पे जो ये लैंड है इसको छोड़ दिया जाता है, इज लेफ्ट विदाउट शोइंग। सबसे पहली बात है यहाँ पे जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स ने एक बात सोची कि एक लैंड पर हम बहुत ईयर से बहुत वेजिटेटिव साइकिल्स बोलते हैं जिसको बेटा, जैसे पहले क्रॉप आई उसके बाद सेकंड क्रॉप आई, ये देखो वो अलग सिस्टम है कि एक साल में कितनी क्रॉप्स आती हैं, लेकिन इसको ये सेवरल ईयर से इसका इस्तेमाल कर रहे थे और इसके ऊपर क्या पॉसिबल हो रही थी, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो रही थी। तो उसकी वजह से इसमें हुआ क्या कि जो उसको लेफ्ट किया गया, जो सोयल की फर्टिलिटी थी ना, जो सोइल की फर्टिलिटी थी बेटा वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। सोइल की फर्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जिसके कारण सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, उससे सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा। हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया, प्रोडक्शन भी हमारा डिक्रीज हो गया। तो ऐसे केस में फार्मर सोचते हैं कि अब इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे आपने अगर आप अपने खेतों वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, जब भी क्रॉप साइकिल चलता है, जैसे क्रॉप साइकिल का मतलब क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे आप दो तरीके की क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, एक रबी का इस्तेमाल करते हैं आप और एक किसका इस्तेमाल करते हैं आप, खरीफ का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आपने रबी क्रॉप्स का इस्तेमाल किया, दूसरा आपने किसका इस्तेमाल किया, खरीफ क्रॉप का इस्तेमाल किया। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ दिनों के लिए लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, जब भी उसमें कल्टीवेशन हो रहा है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उसके अलावा भी उसको अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया जाता है। इसका भी मेन कारण क्या होता है कि जो सोइल की फर्टिलिटी थी, जो सोइल का अंदर मॉइस्चर था वो सारा चला जाए और उसके बाद उसकी फर्टिलिटी दोबारा लौट आए। तो उसी से रिलेटेड फार्मिंग क्या करते हैं, इसको एक साल से या एक साल, देखो जो अगर एक साल से या एक साल से ज्यादा के वेजिटेटिव साइकिल में उसको छोड़ दिया जाता है विदाउट एनी कल्टीवेशन, तो इसका द गोल ऑफ द फॉलोइंग इज टू अलाउ द लैंड टू रिकवर एंड स्टोर ऑर्गेनिक मैटर, ताकि वो लैंड रिकवर कर सके और स्टोर कर सके किसको, ऑर्गेनिक मैटर को, दैट इज कॉल्ड एज फैलो लैंड्स। अब देखो फैलो लैंड्स भी दो प्रकार की होती है, दो तरीके की होती है बेटा। सबसे पहली दो तरीके की क्या होती है, एक तो होती है करंट और एक होती है अदर देन करंट। देखो करंट वो होती है जिसमें जो साइकिल होता है एक साल हुआ है बस, और जब बात आती है करंट से दूसरे की उसमें होता है मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे बात हो रही है मोर देन 1 ईयर, ये बात ध्यान रखनी है भाई, करंट की बात होगी तो एक साल की, नहीं तो मोर देन 1 ईयर की। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कीजिए। फार्मिंग टेक्निक इन विच एरेबल लैंड इज लेफ्ट, लेफ्ट को छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया लैंड को, एक फार्मिंग टेक्निक होती है जिसमें लैंड को छोड़ दिया विदाउट शोइंग। नंबर 2, नंबर 3 फॉर वन और मोर वेजिटेटिव साइकिल्स,
एक या एक से ज्यादा वेजिटेटिव साइकिल्स के लिए, तो ऐसी लैंड्स को हम फैलो लैंड्स बोलते हैं, जो अपनी मर्जी से छोड़ी गई है। दूसरा, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द एम, व्हाट इज द पर्पस फॉर द, उसको छोड़ने का पर्पस क्या होता है। द गोल ऑफ द फॉलोइंग इज टू अलाउ द लैंड टू रिकवर एंड स्टोर ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स ऑर्गेनिक मैटर को रिकवर करने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर को रिकवर करेगी तो क्या हो जाएगी, सोइल हमारी फर्टाइल हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ताकि सोइल उसकी फर्टिलिटी को दोबारा रिगेन कर सके और ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा रिगेन कर सके। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं फैलो लैंड्स बोलते हैं। और जब जैसे ही डेफिनेशन के अंदर वन और मोर आए तो यहाँ से समझ जाना, इस वन और मोर ने इसके टू टाइप्स कर दिए हैं। वन इज नोन एज करंट फैलो लैंड्स और सेकंड वन इज अदर देन करंट फेलो लैंड्स बोलते हैं। तो ये हमारा आता है फोर्थ नंबर जिसको हम बोलते हैं बेटा फेलो लैंड। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं तो इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। और लास्ट आता है आपका बेटा नेट शोन एरिया। क्या आता है बेटा, नेट शोन एरिया। देखो, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल एरिया। किसका, टोटल एरिया जो हमारा है, जितना भी है 3.26 लाख किलोमीटर है जैसे, तो उस जो भी है उस टोटल का, उस टोटल एरिया का प्रपोर्शन। प्रोपोर्शन को समझिए, ये मतलब होता है बेटा हिस्सा, या हम इसको बोलते हैं पार्ट। टोटल प्रोपोर्शन एरिया विच इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ध्यान रखना, सिर्फ ऐसा ही है जिसपे क्या होती है, ग्रो होती है क्रॉप्स। टोटल का नहीं बेटा, ऐसा मत सोच लेना अभी टोटल हम पूरा का पूरा ले रहा है जिसमें आपकी लैंड नोट पर कल्टिवेटेड भी है या दूसरे वाले, नहीं वो नहीं। जो टोटल जहां पे क्रॉप्स हमारी, जो हमारी ऐसा टोटल एरिया जिसको हम क्रॉप्स को उगाने के लिए करते हैं, उस एरिया का एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं नेट शोन एरिया। उसको हम नेट शोन एरिया बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ये भी इससे रिलेटेड होता है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको यहीं पे लिखा है ताकि आप इसको इससे रिलेटेड करके समझ पाए। द एरिया शोन वंस एंड आल्सो मोर देन वंस in a given year is the gross cropped area. It includes the part of net sown area which is used for 2 or 3 crops in a year. ध्यान रखना, द एरिया ऐसा एरिया, देखो कुछ ऐसे एरिया भी बेटा जहाँ पे फसल साल में एक बार ही होती है। अगर आप एक वन टाइम में देखें तो अगर हम बात करें शुगर केन की, और दूसरी तरफ आप रबी में एक आप ले लीजिए गेहूं को ले लीजिए, वीट को ले लीजिए, और सेकंड आप क्या ले लीजिए जिसका आपको दिखाया गया राइस को ले लीजिए। ये तो होती है पूरी की पूरी, यहाँ पे है कितनी, ये क्रॉप साइकिल चलता है इन सब का चलता है क्रॉप साइकिल, जहाँ पे एक से ज्यादा क्रॉप हो रही है। लेकिन यहाँ पे शुगर केन जो कि सिर्फ ओनली वन है, जो साल में एक बार ही होती है। तो ये क्रॉप कौन सी है बेटा, जो एक बार होती है या मोर देन वंस होती है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स की बात कर लूँ ना, अगर तुम्हें मैं वेजिटेबल्स के बारे में बताऊं, तो वेजिटेबल्स का तो बहुत सारी का सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, तो वो मोर देन 2 टाइम्स भी हो सकती हैं। मोर देन 2 टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स का पीरियड होता है इनका। और नहीं, सारी की ये बात का ध्यान रखना है बेटा, सारी वेजिटेबल क्या सारी 2 और 3 नहीं। जैसे दाल अगर वगैरह की बात करें हम, तो दाल हमारी यहाँ पे साल में कुछ ना कुछ कई मंथ्स, ये 7 या 8 मंथ्स में भी प्रिपेयर होती है। और कुछ दालें तो ऐसी भी हैं जिसमें पूरा का पूरा 1 ईयर लग जाता है। तो अब ऐसी कंडीशन को सोल्व करने के लिए तो वहां पे आता है हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। देखो ग्रोस का मतलब ना इसी से समझ लीजिए, ग्रोस का मतलब होता है टोटल, टोटल क्रॉप्ड एरिया। टोटल का मतलब होता है भाई इसके अंदर सब कुछ है। भाई देखो यहाँ पे इसमें इट इंक्लूड, जो नेट शोन है ना वो नेट शोन भी इसके अंदर आएगा, भाई टोटल एरिया भी आएगा। लेकिन इसमें जो हम डिफरेंट है ना, जैसे हमारे जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको आप जो अलग अलग तरीके से समझ रहे हो वो भी इसके अंदर आएगा। तो सीधी सी बात है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ सकती हैं और क्रॉप्स का जो साइकिल होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, नेट शोन एरिया अगर कभी भी कोई पूछेगा तो उसको बोलना ये प्रपोर्शन होता है जी। ये क्या होता है, प्रपोर्शन होता है किसका, विच इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ए टोटल एरिया ऑफ कंट्री। क्या, टोटल एरिया ऑफ कंट्री विच इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स का, भाई जो ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए एरिया इस्तेमाल होता है उसका कुछ प्रपोर्शन ही क्या कहलाता है, नेट शोन एरिया कहलाता है। लेकिन अगर ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अगर आप कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे द एरिया शोन वंस, एक बार क्या है, एंड आल्सो मोर देन वंस, आल्सो मोर देन
वंश, इसमें सब लेंगे हम। वंश का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, क्या शुगर केन जहां पे होता है, एंड द एरिया मोर देन वन उसका भी दे दिया मैंने, जहां पे गेहूं राइस आ गया, और यहाँ पे दूसरी क्या आ जाती है हमारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। वेजिटेबल्स इन ए गिवन ईयर इज द ग्रोस क्रॉप एरिया, तो कहने का मतलब इसमें टोटल होता है, इसमें सब चीजें इंक्लूड कर ली जाती हैं, विच इज यूज फॉर 2 और 3 क्रॉप्स इन ए ईयर, जो किसके लिए होता है बेटा, 2 और 3 क्रॉप्स के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम ग्रोस क्रॉप एरिया बोलते हैं, तो उसका बोला जाता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो होप करता हूं कि जिसमें जो लैंड यूटिलाइजेशन था उसमें आपको सब कुछ समझ में आया होगा बेटा, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन उसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हम रिवाइज में देखें क्या क्या चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी हैं बेटा। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर लेता हूँ, आप अपने ना वीडियो को स्टॉप करके आप अपने मन मन में भी सोच सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें सर ने अभी हमें बताई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है बेटा फॉरेस्ट, बिल्कुल अकेला होता है। दूसरा मैंने बताया है लैंड अदर देन कल्टीवेशन, ये हमने सेकंड आपको बताया है, जो लैंड आती है हमारी अदर देन कल्टीवेशन। नंबर 3 पे हमने बताया है, यहाँ पे आपको एक हमने बताया है नेट शोन एरिया, एक बताया है मैंने अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और एक हमने आपको बताया फैलो लैंड्स। अब फेलो लैंड्स में भी हमने बताए हैं, दो टाइप्स आपको बताए हैं, जैसे फेलो लैंड में हमने आपको बताया है एक होता है करंट और एक होता है अदर देन करंट, ठीक है। और एक हमने जो नेट शोन एरिया इसके साथ साथ और लैंड अदर देन कल्टीवेशन में भी हमने कितने पार्ट्स बताए हैं बेटा, आपको दो पार्ट्स बताए हैं। एक आपका होता है बैरन लैंड, जिसको हम वेस्ट लैंड भी बोलते हैं, और दूसरी हमारी होती है फिर जो पर्पज के लिए होती है, होता है अदर देन एग्रीकल्चर पर्पजेज, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे रोड्स वगैरह हो गए, ये हमारी फैक्ट्रीज वगैरह होगी, ये हमारी कौन सी होती है, लैंड अदर देन कल्टीवेशन। और थर्ड आपको बताइए होगा आपका नंबर 4, और ये आपका नंबर हो गया 5। इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपको और अच्छे से इसके डाउट क्लियर करवाऊंगा। और इसके बाद, क्योंकि बाद में जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा, तब आपके टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो मैं आपका बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रह जाते हैं। क्वेश्चंस को लर्न करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि मुझे सारी बातें है ना याद हैं, क्योंकि उससे पहले मैं आपको ना रिटर्न करना सिखा दूंगा। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा लर्न क्यों करता है, बच्चे को रट्टा क्यों मारना पड़ता है, उसका एक ही मेन रीजन होता है कि उसने नॉलेज तो ले, सबको समझ में आता है बेटा, सबका माइंड अच्छा होता है, सब चीजों को पकड़ते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी ही तो बताई जा रही है आपको। अरे मैं किसी बच्चे को तो मैं किसी लैंड में खड़ा करके बोल दूं इसमें एग्रीकल्चर है और इसमें एग्रीकल्चर नहीं है, बच्चा बच्चा बता देगा। अगर मैं बोल दूं जिस लैंड में तुम बैठे हो, जिस तुम स्कूल में बैठे हो, वो एक ऐसी लैंड है जो अदर देन कल्टीवेशन है, सबको पता है। फिर अदर देन कल्टीवेशन तो है ही, मेरे घर में थोड़ा ना क्रॉप हो रही है। अब यहाँ पे वो मत ले लेना कि नहीं सर हमारी तो छत पे भी क्रॉप्स होती है, वो एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर के रूप में इस्तेमाल होती है। आप जिसके ऊपर बैठे हो अदर देन कल्टीवेशन है। अब मैं बोलूंगा जहाँ पे रोड और इंडस्ट्रीज है बेटा, यहाँ पे खेती नहीं हो रही है, यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रही है, सबको पता है। अगर मैं कहीं ले जाऊं तुम्हें जहाँ पे आपको बंजर भूमि दिखाई देगी, बैरन लैंड दिखाई देगी, वेस्ट लैंड दिखाई देगी, आप बता दोगे इसको। नेट शो एरिया मैंने आपको बता दिया, प्रपोर्शन होता है भाई, ये जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है ना, टोटल ग्रोइंग क्रॉप्स है, उसका प्रपोर्शन होता है, जिसको हम नेट शोन एरिया बोलते हैं। हाँ हाँ सर ठीक है, यही होता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बेटा जो होता है, ये हमें इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि एक जमीन के ऊपर कई बार दो दो फसलें उगाई जाती हैं, कई बार तीन तीन फसलें उगाई जाती हैं, तो ये तो कम्पीट नहीं कर पाएगा ना नेट शोन एरिया के साथ, यहाँ तो दो क्रॉप हो रही है, ऐसे में तो वो जमीन दो जमीनों का काम करेगी, जैसे 1 एकड़ में गेहूं हो गया, 1 एकड़ में राइस हो गया, ऐसे तो अलग चीज हो जाएगी। तो इसके लिए हमने टर्म आपको बताई ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। भाई ये सारी क्रॉप्स को इंक्लूड करता है, ऐसी क्रॉप्स जिनमें एक बार होती है या दो बार होती है या 3 बार होती है, तो ये मेन प्रॉब्लम नहीं है
ये सब आप सीख जाते हैं जब आपको बताया जाता है भाई कौन कौन सी लैंड आती है जो हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज आती है सर, पहली चीज तो क्वेश्चन बनेगा कैसे। सर हम उस कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस को जब करना चाहते हैं ना, उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उन चीजों को हम लिख नहीं पाते। उसके बारे में मैं डिस्कशन पक्का करूंगा जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद ही मैं आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं सोचना बेटा कि इस चीज को हम यही छोड़ देंगे। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज को या तो शुरू मत करो, स्टार्ट मत करो। किसी ने आपको नहीं बोला कि आप ये वाला चैप्टर पढ़िए, लेकिन जिस बच्चे ने मेरे साथ स्टार्ट कर दिया, इसका एंड जरूर करो। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, इसको हम बहुत जल्दी फटाफट वीडियो लाके और इसको कंप्लीट कर देंगे। इसको कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करो, उसके बाद और बहुत सारा सिलेबस आपका पड़ा रहता है। साइंस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़ना है, सब चीजें पढ़नी है। तो एसएस तो एक ऐसी चीज है जिसको एक बार कंसेप्ट को क्लियर किया, एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और इसका सिलेबस तो बच्चे 6 महीने के अंदर करके रख देते हैं, भाई हो गया एसएस का काम। लेकिन एक दूसरी गलती भी यहाँ पे बच्चे करते हैं। वो गलती इसलिए करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अभी एसएस को छेड़ता ही नहीं हूँ, एसएस को ना लास्ट में पढ़ लूंगा। तो उनकी जो परसेंटेज डिक्रीज होती है, उसमें भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएस। तो जब वो सोचते हैं जो लास्ट में मैं इसको कर लूंगा, तो ये ऐसे नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसा नहीं, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आई नो। लेकिन फैक्ट्स को जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो चाहिए ना। अब मैं आपको बोल दूं एक दिन के अंदर आप सारे फैक्ट्स कर दीजिए, अगले दिन के अंदर आप सारी चीजें कर दी, ऐसे नहीं होता है। चीजें आराम आराम से करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप कम कीजिए, लेकिन उसको अच्छे से कीजिए, तो वो ऑटोमेटिक आपका टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। और जैसा ही मैंने बताया, मैं रिटर्न करने से रिलेटेड आपको जरूर एक वीडियो दिखाऊंगा बेटा, जिसमें आप रिटर्न करना सीखोगे। किस तरीके से आप टीचर के अकॉर्डिंग, की कोई चेक करने वाला टीचर है वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर एक बार और लास्ट टाइम देख लेते हैं बेटा कि एक बार हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी। हमने सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। सेकंड हमने लैंड नॉट अवेलेबल में आपको बैरन और वेस्टलैंड आएगी। अदर कल्टीवेटेड में पास्चर्स आ गए हमारे, या ग्रेजिंग लैंड्स आ गए। या उसके अलावा जो दूसरी जो हमारी थी दो टाइप्स और पढ़ी जो हमने किसके अंदर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये एक्सक्लूडिंग है बेटा, फेलोलैंड्स नहीं होती इसमें। फेलोलैंड्स को अलग से बताया गया है भी, फेलोलैंड्स ऐसी होती हैं भाई जो एग्रीकल्चर की होती हैं, जिसको एक ईयर या एक से ज्यादा ईयर्स के लिए यहाँ पे फार्मर्स इनको छोड़ देते हैं, उनको हम फेलोलैंड्स बोलते हैं। और उसके बाद आता है नेट शोन एरिया। बस एक ही वर्ड है जो मेरे को याद रखना है, बस सीधा सा वो वर्ड क्या है, प्रपोर्शन है, और कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रपोर्शन है किससे रिलेटेड बेटा, ये प्रपोर्शन है जो क्रॉपिंग एरिया उससे रिलेटेड है, जितना क्रॉपिंग एरिया आप अपनी कंट्री में इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट हमने जो एक अलग से टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया में हम क्या पढ़ते हैं भाई, ये हमारा ग्रोस से एक वर्ड आया है, ये होता है टोटल। ये क्या होता है, टोटल। भाई ऐसी फसल जो क्या होती है, मोर देन वंस होती हैं, उनका इस्तेमाल भी हम इसमें करते हैं। चलो ठीक है, अब मुझे लगता है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, लैंड यूटिलाइजेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया में इस लैंड यूज का पैटर्न क्या है, पैटर्न का मतलब हम इस लैंड का हम इंडिया में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में देखिए। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लैंड का यूज है ना, ये किन फैक्टर्स के ऊपर आधारित होता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर डिटरमाइन करते हैं इन चीजों को। देखिए, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सोइल टाइप। देखो टोपोग्राफी तो होता है ये सीधा रिलेटेड, ये होता है आपका सरफेस से रिलेटेड, भाई कैसी जमीन है आपकी। दूसरा क्लाइमेट, भाई आपकी मौसम कैसा है। क्लाइमेट से डायरेक्ट मतलब है टेम्परेचर कितना रहता है। टेम्परेचर से अलावा है भाई यहाँ पे बारिश कितनी होती है। अब ऐसा थोड़ा है भाई जहाँ पे जिस एक ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्या वहां पे आप गेहूं को उगा पाओगे, बिल्कुल नहीं, वहां पे गेहूं की खेती नहीं होगी। जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है क्या राइस उगा पाओगे, हाँ, लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा होता है सोइल टाइप, ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ना भाई। फर्टिलिटी ऑफ सोइल अगर होगी तो एग्रीकल्चर पॉसिबल है। लेकिन अगर सोइल टाइप्स आपकी वहां पे अच्छी नहीं है, तो वहां पे हम क्या सोचेंगे भाई, इसका अदर देन एग्रीकल्चर यूज भी तो कर सकते हैं। क्योंकि लैंड यूज सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं है, ये मैं डिस्कशन आपको पीछे बता चुका हूँ। लैंड नॉट फॉर द कल्टिवेटेड में आपने इंडस्ट्रीज को देखा, आपने सोयल
रोड्स वगैरह को देखा, वो सब किस रिलेटेड होते हैं बेटा, लैंड यूज पैटर्न से। एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, सच एज पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी भी होती है, और तीसरा ये दिखाई नहीं दे रहा भाई इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या बोला था, एंड ट्रेडिशनल, ये कल्चरल होगा सर, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कल्चर है बेटा, कल्चर एंड ट्रेडिशन, इन चीजों पे भी। अब देखो टेक्नोलॉजी कैपेसिटी अगर आपकी अच्छी है, तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करोगे भाई, इंडस्ट्रीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आप किसका इस्तेमाल करते थे, अब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब आपकी परमिटिव टेक्नोलॉजी होती थी, तो आप खेती इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे प्लांटेशन हो रही है। इस प्लांटेशन का मतलब क्या है, ये प्लांटेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो ये यहाँ पे फॉरेस्ट के रूप में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने पेड़ लगा दिए उसको फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, या फिर एग्रीकल्चर के मोटिव से भी हो सकती है। तो हम ध्यान रखेंगे बेटा, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, टोपोग्राफी से रिलेटेड होता है, क्लाइमेट से रिलेटेड होता है। अब मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं आपको, भाई क्लाइमेट से रिलेटेड कैसे होता है, भाई टेम्परेचर कितना है, भाई ऐसी भी फसलें हैं जो टेम्परेचर से रिलेटेड होती हैं, भाई ऐसी भी, भाई अगर मैं एग्रीकल्चर के हिसाब से सोचूं तो क्लाइमेट का नाम आता है, सोयल टाइप से किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब ह्यूमन फैक्टर है क्या, सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको रहने के लिए वहां पे घर चाहिए, तो वहां पे घर बनाएंगे तो सोयल के वहां पे जो जमीन रहेगी बेटा, वो कम अवेलेबल होगी। अगर जमीन कम अवेलेबल होगी तो इंसान सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। अगर उसको सबसे पहले उसको खाने के लिए ही कुछ नहीं मिलेगा, तो इंडस्ट्री का सवाल पैदा ही नहीं होता ना। तो जैसे आप इकोनॉमी में सेक्टर्स को पढ़ते हो ना, कि पहला आपका प्राइमरी सेक्टर है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है, उसके बाद टर्सरी सेक्टर है, ये वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी नहीं बने हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैंने प्राइमरी का बात किया तो वहां पे रॉ मटेरियल्स की बात होती है, ऐसे ही अगर मैं इंसान की बात करूं तो सबसे पहले उसको बेसिक नीड्स को पूरा करना होगा। अगर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आपकी जमीन बहुत कम बची है, तो वहां पे आप पहले इंडस्ट्री लगाओगे या पहले अपने खाने की व्यवस्था करोगे, तो वहां पे खाने की व्यवस्था ज्यादा होती है, तो उससे इसके लिए पॉपुलेशन डेंसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आप कम लैंड के ऊपर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हम डिस्कशन करेंगे, टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रीज में भी, क्योंकि आप प्लीज टेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड मत रखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखो बेटा जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी बातें ना आप नोट्स के रूप में या आप किसी भी चीज के रूप में इसको नोट कर लीजिए। अगर आप इसको नोट करेंगे तो इनको अरेंज करना मैंने आपको बता दिया, मैं सिखा दूंगा, और इसको जब आप इस्तेमाल करोगे अपने पेपर में तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है एग्जामिनर के ऊपर। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी का एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले अगर कोई इंसान परमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करता था, अब उसकी जगह ट्रैक्टर आ गए। अब पहले जो उसका सीड जो था उसका वो क्या था बेटा, ट्रेडिशनल सीड था, उसकी जगह हमारे कौन से हाइब्रिड सीड्स आ गए। पहले जो हमारी एग्रीकल्चर में जो हमारी वो होती थी, क्या बोलते हैं उसको, इरिगेशन की जो टाइप्स होते थे, पहले बहुत सारे मानसून के ऊपर डिपेंड होते थे, उसी जगह पे अब ट्यूबवेल्स आ गए। तो इन सब चीजों ने, इसी को तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, चीजों को कनेक्ट करना सीखो। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी को लेके आना है। अब टेक्नोलॉजी को लेके आना है तो किससे रिलेटेड लेके आना है, वो सीड से रिलेटेड भी होगी, भाई फर्टिलाइजर सोयल से रिलेटेड भी होगी, भाई वो आपकी इरिगेशन से रिलेटेड भी होगी। तो इन सब चीजों का भी लैंड यूज पैटर्न के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर इंडिया की बात करोगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर हमारा एरिया है। उस एरिया का हम लैंड यूज डाटा के हिसाब से is available only for 93% of total area, because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully। तो इसको समझिए ध्यान से, ये 93 ऑफ टोटल एरिया है, बिकॉज लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टेट एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। ये अभी तक हमने रिपोर्टिंग की ही नहीं है,
भाई हमने असम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट को अभी तक उनको रिपोर्ट ही नहीं किया है कि वो किस तरीके से लैंड यूज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका भी एक कारण है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, पानियां बहुत ज्यादा है। ये भी एक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ से हम सिर्फ लैंड यूज पैटर्न इंडिया को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता था कि लैंड यूज पैटर्न, लैंड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर हमारी लैंड डिपेंड करती है। तो सबसे पहला कौन सा आता है बेटा, फिजिकल आता है। सेकंड कौन सा आता है बेटा, टोपोग्राफी, सरफेस, क्लाइमेट है, सोइल टाइप्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स है, और पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी और ट्रेडिशनल एक्सेट्रा है। 93% के बारे में बताया और 3.28 के बारे में बताया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसको बड़े ध्यान से देखना बेटा। ये मैंने आपको ना समझाने के लिए बताया, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे, क्योंकि जिसमें जितने भी टर्म्स होंगी उन सब चीजों को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सबसे पहली बात है, मैं सब चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले लेते हैं बेटा, हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए 1973 में बात करते हैं। ठीक है, पहले समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पे फेलोलैंड्स, अब जैसे ही मैंने फेलोलैंड्स बोली, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी लैंड, सीधी सी बात है 1 साल या 1 साल से ज्यादा। बस ये बात ध्यान रखिए, तो आप इसको ऑटोमेटिक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। टेक्निक होती है, फार्मर्स की टेक्निक होती है ना। ब्रेक किया था हमने इसको, एरेबल लैंड को छोड़ देते हैं। किसको? एरेबल लैंड को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया एरेबल लैंड को? किस लिए छोड़ दिया जाता है? 1 साल के लिए या 1 साल से ज्यादा के लिए। क्यों छोड़ दिया जाता है? ताकि दोबारा रिगेन कर सके ऑर्गेनिक मैटर और सोइल दोबारा रिगेन कर सके क्या? फर्टिलिटी। बात खत्म, हो गया हमारा फेलो लैंड। ये है हमारा क्रॉप्ड एरिया। अब क्रॉप्ड एरिया की डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है ना। द एरिया विच इज यूज टू ग्रो क्रॉप्स, जहां पे हम क्या ग्रो करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। यहाँ देखिए पहले ये कितना था? 30% था 1973 में, लेकिन 2003 में देखा तो ये फेलोलैंड कितनी रहेगी बेटा? ओनली 15%। अगर कोई भी बच्चा मेरे को बता सकता है, ये कमेंट्स में जरूर बताइए कि फेलो लैंड्स जो आपके 30% से यहाँ पे 15% रह गई, इसका रीजन क्या है? और क्रॉप्ड एरिया था जो 41% से यहाँ पे 21% हो गया, ये क्यों हो गया? और यहाँ पे देखिए क्रॉप्ड एरिया 21%, ये तो मैं ही बता देता हूँ। देखो पहले जब 1973 में हम आजाद हुए थे, तो हमारी जो इकोनॉमी थी बेटा, जो हमारी इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी टोटली हमारा जो मेन जीडीपी के बारे में आपने सुना होगा, जीडीपी का जो सोर्स था वो मेन था बेटा एग्रीकल्चर। मेन क्या था बेटा? हमारा एग्रीकल्चर। देखो ध्यान रखना, जो बातें बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अलग अलग सोर्स से मिलेंगी आपको। पहले हम देखो, अगर 3 तरीके की कंट्री होती है, एक तो होती है अंडर डेवलपिंग, एक होती है डेवलपिंग, और एक होती है डेवलप्ड। ये यूज करते हैं बेटा किसका? प्राइमरी टेक्नोलॉजी का। ये यूज करते हैं किसका बेटा? प्राइमरी से ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? सेकेंडरी में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं टर्सरी। अगर प्राइमरी की बात करोगे, अंडर डेवलपिंग में साउथ अफ्रीका की कोई कंट्री ले लीजिए। डेवलपिंग की बात करोगे तो हम डेवलपिंग है, जहाँ पे हम सेकेंडरी का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं। और डेवलप्ड का इस्तेमाल करोगे तो वहां पे आपको टर्सरी में यूएस या जापान ले लीजिए, जो सर्विस सेक्टर के ऊपर ज्यादा। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमी में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझो कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हम एग्रीकल्चर से कहाँ शिफ्ट होने लगे बेटा? हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होना हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमने अगर एग्रीकल्चर से शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर से हमने अपना इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया, तो इसी के कारण हमारे जो क्रॉप की डेंसिटी थी वो हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वो क्या होगी? हमारी डिक्रीज होगी। तो अब हम क्रॉप्स के अलावा अब दूसरी चीजों पर ध्यान दीजिए। चलो फेरोलैंड हमने देख लिया, 30% से कितनी रहेगी? 15। अब 41% से हम कितने में आ गए? 21% पे आ गए। अब यहाँ देखिए, जो फॉरेस्ट कवर था वो तो 1% था, 1% ही रह गया। दूसरा, यहाँ पे देखिए नेचुरल वेजिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 6% से कितनी होगी बेटा? हमारी 16% होगी। यहाँ पे देखिए वेस्टलैंड जो 7% थी, अब वो वेस्ट का भी हमने इस्तेमाल किया, और वो कितनी रहेगी बेटा? 4% रहेगी। वाटर पोजीशन 2 से 2 थी। और आगे देखिए, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है लो अर्बन डेंसिटी। देखो मीडियन हाई अर्बन डेंसिटी है, वो क्या बेटा? अर्बन की डेंसिटी जो थी वो 4% से, किसे बेटा?
4% से कितनी होगी वो आपकी 22 होगी। और मीडियम जो अर्बन की डेंसिटी थी वो कितनी होगी बेटा यहाँ पे 15% होगी। तो इसका मतलब क्या है, लोगों ने रूरल एरिया में जो रहते थे वो कहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया बेटा, उन्होंने अर्बन में शिफ्ट कर दिया। ये इस तरीके से लैंड यूज पैटर्न हमारा चेंज हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अर्बन की डेंसिटी है, देखो ये अर्बन की डेंसिटी में आप देखोगे यहाँ नीचे देखिए, ये देखिए ये हाई है, ये क्या है बेटा, ये ज्यादा जो रेड है या ज्यादा रेड, देखिए ये वाला ये कहाँ गया, ये वाला रेड इतना था, अब ये कितना हो गया बेटा, देखो ये इतना ज्यादा हो गया, ये सारा का सारा रेड हो गया। अब देखिए लो था जो, यहाँ से कहाँ, ये देखो लो भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे चले गए। अब उसके बाद देखिए क्रोप्ड एरिया देखिए, अब देखिए क्रोप्ड एरिया में अगर आप देखोगे, येलो वाला कौन सा है, क्रोप्ड एरिया। देखो बहुत सारा एरिया क्या हमारा क्रोप्ड एरिया है यहाँ पे, बहुत सारा, हर जगह आपको crop, लेकिन देखो ये डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो। यहाँ पे देखो जो फेलो लैंड्स थी बेटा, फेलो लैंड्स थी ना, ये देखो फेलो लैंड्स थी, ये यहाँ पे आ गई। और यहाँ देखो वेस्ट लैंड जो ये थी, देखो ये कम दिखाई देगी आपको, देखो वेस्ट लैंड दिखाई दे रही है ना, ये ज्यादा थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगी बेटा, ये कम। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ताकि इस डेटा के द्वारा आप समझ पाए किस तरीके से हमारा चेंज हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ्स के द्वारा समझना चाहते हैं वो भी सेम बात है। यहाँ पे देखो क्रॉप्ड एरिया जो इतना था वो यहाँ से कहाँ आ गया, बिल्कुल लो हो गया, ये यहाँ से क्या आ गया बेटा, लो का फेलोलैंड्स। तो बस ये इसी डेटा को बस किसमें, ये चार्ट में या बार ग्राफ में इसको शिफ्ट कर रखा है। तो इस तरीके से हमारी जो है, इस तरीके से हम लैंड यूज पैटर्न इस्तेमाल करते हैं हमारे देश की कंट्री में। अब आगे देखो, अब इसके बाद ध्यान रखना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, वो हम नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न आपका हो गया। अब लैंड यूज हो गया, उसके बाद हम अगला टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। और हमारा दूसरा पढ़ेंगे हम रिसोर्स प्लानिंग के साथ साथ इंडिया में प्लानिंग हम कैसे करते हैं, और इंडिया में प्लानिंग के साथ साथ पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप मिलते हैं अगली क्लास में इन टॉपिक्स के साथ।